राम राम जी, नमस्कार। डीडीपी क्रिएटर के इस एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मिलाएंगे आपको हमारे एक और गेस्ट, एक और प्यारे मेहमान, मास्टर रामनिवास जी बादल, जिन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष शिक्षा व्यवस्था को दिए हैं। जी हाँ, इन्होंने अध्यापक के रूप में 20 वर्ष काम किया है और हाल ही में इन्होंने सेवानिवृत्ति ली है। आज उनसे जानेंगे कि आजकल स्टूडेंट को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना चाहिए, और जानेंगे उनसे अपने जीवन के अनुभव और उनकी अपनी शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आइए करें विस्तार से चर्चा रामनिवास बादल जी से। मास्टर जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आप बताइए कि आप अपनी लाइफ में आप राजनीतिक विज्ञान के आपने विषय चुना है अपना, तो आपके लिए ये कैसा रहा? सबसे पहले आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार, जय हिंद। देखिए, टीचिंग जो वर्क है, एक क्रिएटिव जॉब है, सृजनात्मक जिसको हम कह सकते हैं। ये सिर्फ व्यक्ति के लिए एक रोटी-रोज़ी का ज़रिया नहीं होता है, बल्कि वो निर्माण करता है राष्ट्र का। बच्चे जो है किसी भी देश का भविष्य होते हैं और एक अध्यापक उनको शिक्षित करने के साथ-साथ, अक्षर ज्ञान देने के साथ-साथ उनको एक अच्छा नागरिक बनने की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण भी देता है। और अगर हम बात करते हैं राजनीति शास्त्र की, सामाजिक विज्ञान की, तो ये इसका क्षेत्र और ज़्यादा विस्तृत है। तो कुछ भी चीज़ बनने से पहले कि एक बच्चा जो है अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा वैज्ञानिक बने, लेकिन इसके साथ-साथ वो एक अच्छा इंसान बने, ये भी बहुत ज़रूरी है। और किस प्रकार से जो सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी, एक बच्चा उन सामाजिक ज़िम्मेदारियों को किस तरह से निभाए, शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ और आगे भविष्य में भी। तो इसके साथ-साथ आज हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। उस पर्यावरण को भी वो प्रदूषण से बचाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा सांस लेने के लिए मिल सके। तो इन सारी चीज़ों की जो प्रशिक्षण है वो एक विद्यार्थी को एक अध्यापक के द्वारा दिया जाता है। और मैंने अपने शिक्षण काल में पूरी कोशिश की है इस प्रकार से कि विद्यार्थियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण मिले कि वो अच्छे प्रोफ़ेशनल तो बने ही बने, साथ में अच्छे इंसान भी बने। आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आपने कब सोचा कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना चाहिए? वैसे तो उस समय के जो हालात थे या ये कहें कि हमें कोई ज़्यादा किसी प्रकार की गाइडलाइन थी नहीं। एक अनपढ़ माँ-बाप के घर में जन्म हुआ, जिनको पढ़ाई के बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन फिर भी हम जैसे-कैसे करके 8वीं तक की शिक्षा मैंने गाँव गवर्नमेंट मिडल स्कूल खुराना में पूरी की। उसके बाद कैथल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल में दाखिला ले लिया और उसके बाद आरकेएसटी कॉलेज से मैंने अपनी एमए तक की पढ़ाई पूरी की। तो उस समय तो लक्ष्य यही होता था शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे हम पढ़ते गए, थोड़ी और जानकारी बढ़ती गई दुनियादारी के बारे में। कॉलेज में आने के बाद थोड़ा-सा और इन चीज़ों के बारे में पता चला, तो तब लगने लगा कि जो ये शिक्षक की जो जॉब है, वो एक क्रिएटिव जॉब है और अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं इसमें जाऊँगा। तो तभी जो है मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही जाऊँगा। अध्यापक के जॉब पर आप कब चयनित हुए? मैंने 1993 में एमए फाइनल एमए इंग्लिश के एग्ज़ाम दिए थे आरकेएसटी कॉलेज से। उसके बाद फिर फ्लड आ गया था 2 महीने, फिर 2 महीने में वो फ्लड उतरा था अगस्त 16 अगस्त को मैं वैसे ही बीएड के बारे में पहले अप्लाई किया था, लेकिन
बीएड में एडमिशन नहीं हो पाया था, तो फिर सोचा भी चलो कॉरस्पॉन्डेंस से कर लेते हैं। तो ये पूछते हुए तो मैं स्कूल में गया था, सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल में। तो वहाँ के मालिक मुझे मिले और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बीएड करना चाहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आप स्कूल ही ज्वाइन कर लीजिए। तो तब मैंने सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल ज्वाइन किया था। उसके बाद वहाँ लगभग 5-6 महीने मैंने कार्य किया। फिर अगले साल मार्च में 1 मार्च से टैगोर स्कूल पिहोवा में मैं गया और वहाँ मैंने ज्वाइन किया और वहाँ कई सालों तक कार्य किया। फिर उसके बाद पिहोवा के और भी दूसरे स्कूलों में, जैसे कि बाबा मान सिंह पब्लिक स्कूल में भी काम किया और सोनावंती गोयल जो मल्टीपर्पज़ कॉलेज था, वहाँ भी मैंने कुछ दिन कार्य किया। फिर शिक्षा निकेतन में भी कार्य किया और सरकारी सर्विस में मेरा आना हुआ दिसंबर 2004 में एसएस मास्टर के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। आपको क्या लगता है कि आज जो सर्विस पा रहे हैं और जो उस टाइम में सर्विस लगते थे, उसमें कोई डिफरेंस है? जो जॉब लग रहे हैं लड़के आजकल के? अगर हम संघर्ष की बात करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही संघर्ष था। आज थोड़ा-सा बल्कि हम ये मान सकते हैं कि अपने लेवल पर बच्चे एग्ज़ाम पास करते हैं और उनकी सिलेक्शन हो जाती है। उस समय शायद ऐसा नहीं था। इसके साथ-साथ ये तो सारा कार्य करना ही पड़ता था कि हमारी योग्यता पूरी हो, पेपर भी पास करें। इसके साथ-साथ राजनेताओं का आशीर्वाद भी लेना पड़ता था। अच्छा जी। तो ये थोड़ा-सा हम फ़र्क मान सकते हैं कि अब जो है बच्चे अपने दमख़म पर भी चयनित होकर के सेलेक्ट हो रहे हैं इस विभाग में। और बाकी जहाँ तक कार्य की बात है, तो वो समय के साथ-साथ जो है चुनौतियाँ बढ़ती जाती हैं। जैसे पहले टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, अब पहले सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं था और कोई भी स्टूडेंट को मोबाइल भी नहीं था। हाँ, उस तरह की कोई भी हेल्प नहीं मिलती थी। उस समय की आप कैसे करते थे? मतलब आज तो हर की कोई को मतलब कोचिंग सेंटर है, वो नोट्स देते हैं, वो सो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं आजकल। उस टाइम में क्या होता था कि वो कैसे आप हाँ, इस चीज़ स्टडी में करते थे? काफ़ी डिफ़रेंस आया है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मान लीजिए हमें ये हमारे दिमाग में आ जाए भी उस मुख्यमंत्री के नाम का पता होना चाहिए, उस स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है। जी। तो लगातार कई दिन तक समाचार सुनते थे, अखबार पढ़ते थे, फिर जाकर के हमें कहीं से वो मिलता था या कोई मैगज़ीन देखते थे तब जाकर के वो मिलता था। तो इस मामले में आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत सौभाग्यशाली है। इंटरनेट के ज़रिए, गूगल के ज़रिए वो तुरंत भरते हैं, कोई भी चीज़ अगर उनको जाननी होती है, तो तुरंत उनको पता लग जाता है। और किसी वर्ड का मीनिंग अगर हमें देखना होता था तो घर आना पड़ता था, डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी, डिक्शनरी खोल कर के फिर उसको देखते थे। तो अब जो है युवा पीढ़ी के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि उनको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन एक और फ़र्क है इसमें कि जो चीज़ हम सीखते थे संघर्ष करके, अखबारों में से पढ़ कर के, समाचार सुन कर के या किताबें पढ़ कर के, वो आज भी हमें याद है। लेकिन जो सोशल मीडिया के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए जो बच्चे देखते हैं, वो आज मीनिंग देखते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। तो ये इसका माइनस पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि जो मेमोरी उस टाइम हुआ करती थी, उस समय पढ़ी हुई, सीखी हुई बातें हमें आज भी याद हैं कि हमने किस तरह से इस वर्ड का मीनिंग देखा था या उस मुख्यमंत्री का नाम याद किया था या उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो वो हमेशा वो परमानेंट मेमोरी का एक हिस्सा बन जाते थे और वो बने रहते थे। ये डिफ़रेंस ज़रूर है। तो ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है, काम करने वाला है तो उसके लिए आसान है। सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं आसानी से। पहले इतना आसान नहीं था, इतनी किताबें भी नहीं थी। उस टाइम में जब आप पढ़ते थे, कोचिंग सेंटर भी अवेलेबल थे या फिर नहीं, घर पे कोई पढ़ाई कोई थी कोचिंग सारी? सेंटर
उस समय नहीं हुआ करते थे, सारा कुछ अपने लेवल पर ही करना पड़ता था। अगर बड़े शहरों में दिल्ली जैसे में होते हो तो अलग बात है, नहीं तो जितने भी तैयारी करते थे बच्चे, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, इवन आईएएस तक की भी, वो भी अपने लेवल पर ही करनी पड़ती है, जैसे-जैसे उनको जानकारी मिलती रहती थी। तो आज की तरह से ये नहीं था कि भई हर चीज़ अवेलेबल है, कोचिंग सेंटर है, आप जहाँ भी जिस चीज़ की कोचिंग लेना चाहे ले सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन उपलब्ध है, मोबाइल के अंदर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो जो बच्चा करने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, तो उसके लिए आज की परिस्थितियाँ इस मामले में बहुत बढ़िया हम कह सकते और जैसे कि उस आज सारी फैसिलिटीज़, सारे प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल होने के बाद भी और आजकल के स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, तो उनको क्या करना चाहिए? हैं। आज देखिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि बच्चों का ध्यान बटाने वाली जो चीज़ें हैं, पढ़ाई से ध्यान हटाने वाली चीज़ें जो हैं, वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा तो जो है वो मोबाइल फ़ोन ही है, मोबाइल फ़ोन में हर चीज़ है, सोशल मीडिया है, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम अपने समय की बात करते हैं, तो जो हम पढ़ कर के आते थे अपने अध्यापकों के मुखारबिंद से जो बातें सुनते थे उनसे मुँह से, तो वो हमें याद रहती थी, सारे दिमाग में हमारे वही बातें चलती रहती थी, क्योंकि और कुछ सुनने के लिए था ही नहीं। रेडियो भी बहुत कम हुआ करते थे, कोई कभी-कभार सुनने को मिल गया, टीवी था ही नहीं, वो बहुत बाद में आए थे। 85-86 में हमारे गाँव में शायद टीवी पहली बार हमने देखा था। तो ध्यान हटाने वाली चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज के दौर में ये हम इसको क्रिटिकल कह सकते हैं कि सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन है, यारी-दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो कितनी सारी चीज़ें हैं बच्चों का ध्यान हटाने वाली। तो तो उनके लिए भी ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। इन सारी चीज़ों को के बीच जो बैलेंस बना कर के जो बच्चा चल सकता है, तो वही आगे कामयाब होता है। अदरवाइज़ इस सोशल मीडिया में ही उलझ करके बच्चा रह जाता है। आपने कितने साल सर्विस की है? मैंने शिक्षा विभाग में दिसंबर 2004 में जॉइन किया था, और मैं 30 जून 2025 को रिटायर हुआ हूँ। तो ये लगभग 20 वर्ष 6 महीने और 17 दिन की अवधि बनती है, जो मैंने सरकारी सेवा में बिताई है, क्योंकि अ, मैं बाय चांस नहीं बल्कि बाय चॉइस इस विभाग में आया था, मेरी हॉबी थी टीचिंग। तो मैंने खूब टीचिंग को एन्जॉय किया है, और बच्चों को अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश की है, उनको गाइड किया है, और जैसा मैंने पहले बताया था कि कोशिश रही है कि वो सारी चीज़ें वो अच्छी करें लाइफ़ में, इसके साथ-साथ वो अच्छे इंसान भी बने, चीज़ों को समझें, भले और बुरे में फ़र्क करना सीखें, अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखें, और अपने टीचिंग करियर के दौरान मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं, तो कई बच्चे जो थोड़े शरारती टाइप के होते हैं, तो वो इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टीचर्स की। उनको लगता है कि भई ये तो फालतू में लगा हुआ है, सारा दिन टोकता रहता है। लेकिन अब जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब जब वो मिलते हैं, तो वही बच्चे तो आते हैं, वो आकर के पैर छूते हैं, और उस बात को भी कहते हैं कि सर हमें उस टाइम ये एहसास नहीं था कि भई टीचर की मेहनत की क्या वैल्यू होती है, लेकिन अब हमें पता लगा है। तो वो ज़्यादा मान-सम्मान करते हैं, बल्कि वो बच्चे जब पढ़ते थे तब इतना नहीं करते, लेकिन अब जब वो कभी मिल जाते हैं, तो बहुत मान-सम्मान करते हैं। तो इस विभाग ने मुझे सब कुछ दिया, मान-सम्मान भी बहुत मिला, बच्चे हमेशा मिलते रहते हैं, तो हमारा जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है। हम बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब बच्चे हमसे इस तरह की बातें करते हैं और हमसे सम्मानपूर्वक मिलते हैं। जी। और अगर कोई लड़का या कोई लड़की इस टीचिंग लाइन में आना चाहे और वो मान के चलो आप 10th प्लस 2 कर रहा है, तो उसको आगे क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो अध्यापक पद के लिए वो चयनित हो? अब तो थोड़ा-सा इसमें सिस्टम ही चेंज हो गया है, इंटीग्रेटेड बीएड स्टार्ट कर दी गई है। प्लस 2 के बाद आप सीधा ही बीएड में एडमिशन ले सकते हो, और साथ के साथ आपकी ग्रेजुएशन भी होगी और बीएड भी हो जाएगी।
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड के लिए एडमिशन लिया था, बीएड करने के बाद फिर जो है इस लाइन में आ सकते थे। अब क्योंकि पहले संख्या कम होती थी बीएड करने वालों की, अब ज़्यादा है, तो इसलिए दूसरे टेस्ट भी हो गए हैं, एचटेट है हरियाणा में टीचिंग लाइन में आने के लिए और सीटेट सेंटर के स्कूल्स में आने के लिए। इसी तरह से सभी स्टेट्स के अलग-अलग बोर्ड बने हुए हैं, तो उनके द्वारा जो परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, तो वो पास करने के बाद आप उनमें आ सकते हैं। तो अब जो बच्चे ये करना चाहें तो वो +2 के बाद ही 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने टीचिंग लाइन में जाना है, तो उनकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी साथ में ही और उनकी बीएड भी हो जाएगी और वो इस क्षेत्र में आ सकते हैं। जी। आजकल के बच्चे आप देख रहे हो कि उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो बच्चे हैं, उनके बीच में जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह की वो अपने बच्चों से वो कहते हैं कि आपके 90% मार्क्स आने चाहिए, इस तरह की उम्मीद पाले हुए हैं। तो इसके लिए आप किस तरह देखते हैं आप इसको? ये थोड़ा जनरेशन गैप इसको हम कह सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स ज़्यादा ही अवेयर हो गए हैं मार्क्स के बारे में कि भई सभी पेरेंट्स हैं, एज़ ए हुँ। पेरेंट्स हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है मैक्सिमम मार्क्स लें। जबकि मार्क्स इतने मायने नहीं रखते हैं। वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी सर्विस के लिए, तो उसमें एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ज़रूर रखी जाती है कि भई ये परीक्षा पास की हुई हो और इतने नंबर हो। बाद में तो वो अपनी परीक्षा लेते हैं, तो फिर वो मार्क्स कहाँ काम आए। हाँ, एक स्कोर ज़रूर देखता है कि भई हाँ, उसने इतना बड़ा स्कोर ले लिया है। तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो ठीक है कि बच्चों को वो पढ़ने के लिए कहें, लेकिन सिर्फ़ मार्क्स के ऊपर ही फ़ोकस ना करें कि भई इतने इतने मार्क्स आए। मेन जो चीज़ होती है वो नॉलेज होती है। बच्चा अगर नॉलेज गेन करता है, बच्चा अगर सीखता है, उसकी नॉलेज अच्छी है, तो उसके ऐसा करते हुए अगर उसके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी आ जाते हैं। वैसे तो जिस बच्चे को अच्छी नॉलेज होगी, जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ेगा उसके मार्क्स भी आएँगे ही आएँगे। तो तो वो मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस ना करें, नॉलेज के ऊपर फ़ोकस करें। अगर बच्चे की नॉलेज अच्छी है, तो वो किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा पास कर सकता है और किसी भी क्षेत्र में वो जा सकता है। तो केवल मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। तो इस ऐसा ना करें कि भई बच्चे वो स्ट्रेस में आ जाएँ और डिप्रेशन में आ जाएँ। होता है कि ऐसे भई मामले बहुत चल रहे हैं दिन प्रतिदिन कि बच्चे जैसे-जैसे जब ख़ासकर ये तब होता है जब रिज़ल्ट्स आते हैं ना क्लासेस के, तब बहुत सारे मतलब हादसे भी होते हैं और बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सुसाइड करने की सुसाइड के भी बड़े घटनाएँ केसेज़ आते हैं। सुनने को मिलती हैं। हुँ, एक तो कोचिंग सेंटर में बड़ा खर्चा करके पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं और उम्मीदों के साथ। और एक और चीज़ में देखी जाती है, जो पेरेंट्स हैं वो अपने सपनों को अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं। जी। तो अब वो सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पाए हमारा बच्चा ऐसा करे, और उनका जो रहता है कि बेटा भई इतने परसेंट नंबर तो आने ही आने चाहिए, टेस्टों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होनी ही होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डिस्ट्रैक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे इन सारी चीज़ों के बीच बैलेंस बना कर के चलते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो वही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। दूसरी बात कि कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो पोस्टें हैं वो कम होती हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी तो चुने नहीं जाएँगे। कुछ लोगों का चुनाव होगा, बाकी रह जाएँगे। तो उनको भी, पेरेंट्स को भी ये नहीं मानना चाहिए कि भई अगर मान लीजिए ये परीक्षा ये पास नहीं हुई है तो भई भई ज़िंदगी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक रास्ता बंद होता है, 20 रास्ते खुलते हैं। तो वो इस चीज़ के ऊपर ज़ोर ना दें और बच्चे भी इस चीज़ को समझें कि कोई बात नहीं है, अगर एक फ़ील्ड में वो नहीं जा सके हैं, तो और बहुत सारे फ़ील्ड हैं, तो उनमें ट्राई करें, उनमें कोशिश करें। तो ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो बच्चे सोचते हैं तो वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मान लेते हैं कि भई अब अगर ये नहीं हो पाया तो भई ज़िंदगी खत्म होगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने बच्चों के मार्क्स चाहिए, अगर बच्चा कहे कि मेरे को
फैशन डिजाइनर बनना है या मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, क्योंकि बच्चों के भी खुद के अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने सपने होते हैं और माँ बाप से कहते हैं कि आप हमारी तरफ से जो हम कह रहे हैं वो करो। तो ये इसमें भी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए या इसमें कई चीजें होती हैं। कई बार बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, वो कहीं से भी देख लेता है, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से या किसी से सुन लेता है और अपने आप ही अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है कि मैंने तो ये करना है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को गाइड की भूमिका निभानी चाहिए। पेरेंट्स का लंबा एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, उनका एक सामाजिक दायरा भी होता है, तो वो बात करें, सलाह लें उनसे और फिर बच्चे को सही ढंग से गाइड करें कि नहीं बेटा, जिस फील्ड में तू जाना चाहता है इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, ये तेरे को दिखता है कि भाई इतना आसान है। जैसे कई बच्चे मान लेते हैं कि मैंने तो गायक बनना है, लेकिन क्या सारे गायक बन जाते हैं? क्योंकि गायकी के बारे में कहा जाता है कि एक तो ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुदरत का दिया हुआ, सरस्वती का हाँ, वो तो वरदान अपने होता है। अंदर से ही भी निकल के आता है, कुछ रुचि होती है हाँ, कुछ। लेकिन कुछ प्रयासों से किया जा सकता है कुछ हद तक। लेकिन पेरेंट्स को इस चीज़ का पता होता है कि भई बच्चा कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, क्या उसको गाना आता है, वो समझ कितना का है। तो इस हिसाब से वो ज़्यादा उनको बेहतर तरीके से बता सकता है, गाइड कर सकता है। तो इस मामले में बच्चों को भी ये नहीं, पेरेंट्स को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए कि भई ये हमें अपने सपने पूरे नहीं करने दे रहे हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बल्कि वो आपके हितैषी हैं, वो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपका भला चाहते हैं और उनका ज़िंदगी का लंबा-चौड़ा एक्सपीरियंस है और वो जो फैसला लेंगे, उनको एक और होता है कि वो किससे सलाह लेनी है, वो भी उनको पता होता है। तो जो भी वो आपके लिए फैसला लेते हैं, आपको सलाह देते हैं, वो आपके हित में होती है, आपके फ़ायदे के लिए होती है, तो बच्चों को इस चीज़ पर गौर करनी चाहिए। जी, आप जिस तरह देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक है मतलब सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है और एक निजी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है। इसमें कितना डिफरेंस मानते हैं आप? सरकारी जो तंत्र है शिक्षा का, उससे बढ़िया कोई तंत्र नहीं हो सकता, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ सरकार की नीतियाँ होती हैं, जैसे अध्यापकों से बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं। अगर आप आज कल की बातें करते हैं तो बीएलओ की ड्यूटी लगी हुई है टीचर्स की, वो सुबह से लेकर के शाम तक वही काम करते हैं और उनकी क्लासें पीछे से सफ़र करती हैं। इस प्रकार की समस्याएँ तो होती हैं और कुछ कहीं पर स्टाफ पूरा नहीं होता है। अदरवाइज़ सरकारी स्कूलों में वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, खास करके बड़ी क्लासेस में। जितना बढ़िया तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं, इतना शायद प्राइवेट स्कूल वाले नहीं कर सकते हैं। वेल क्वालिफाइड हो गया। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको फीस भी चाहिए, तो उनको बच्चों की सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती है। कई बार वो इनडिसिप्लिन को भी सहन करते हैं और इस वजह से कई बार कई दुर्घटनाएँ भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। अगर उनको लगता है कि कोई बच्चा थोड़ा-सा भी इनडिसिप्लिन करता है, तो तुरंत उसको स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। तो डिसिप्लिन के मामले में मेरा मानना है कि सरकारी स्कूलों में डिसिप्लिन प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूलों में अच्छा पढ़ सकते हैं। और मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इस बार 2025 में जो रिज़ल्ट आया, मई 2025 में, उसमें 12वीं क्लास के अंदर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिव माधरा, जिस स्कूल में मैं आप नौकरी करता था, उसी स्कूल का बच्चा पूरा हरियाणा भर में प्रथम रहा है, फर्स्ट आया है। फर्स्ट आया जी। हाँ, क्या नाम है उसमें उनका? अर्पणदीप सिंह। अर्पणदीप सिंह। पीछे न्यूज़ भी आई थी मेरे ख्याल से, है ना? वही है हाँ, अर्पणदीप सिंह। हाँ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भी कहाँ सरकारी स्कूल पढ़ाई के मामले में पीछे हैं। हाँ, वो मैंने पहले कहा कि सरकारी सिस्टम है, कई बार स्टाफ पूरा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 30 जून को मैं रिटायर हो गया था, 1 जुलाई से स्कूल खुले, वहाँ पर मेरी जगह पर कोई अध्यापक नहीं आया है, तो बाकियों को मेरे पीरियड दिए गए। तो जो एक विषय का अध्यापक जो बच्चों जो को पढ़ा आप सकता है, पढ़ाई अपने करवा स्टूडेंट को सकता है, बाकी 100% थोड़ा दे रहे हो, करवा वो पाएँगे। तो नहीं दे पाएँगे वो सारी नहीं दे तरह। पाएँगे, दूसरा उनका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हैं, अदरवाइज़
सरकारी स्कूल किसी भी मामले में, पढ़ाई के मामले में प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं है, बल्कि वो आगे है। सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, आप बता रहे हो कि वो वेल एजुकेटेड है, और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं वो तो शायद इतने एजुकेटेड या इतने उन्होंने एग्जाम्स भी क्लियर नहीं किए होंगे, और फिर भी हम प्राइवेट स्कूलों के पीछे भाग रहे हैं। वो खैर कई ऐसे भी प्राइवेट स्कूल हैं जो अच्छे लेवल के हैं, जो वेल क्वालिफाइड को ही रखते हैं और वो पे भी अच्छी देते हैं, तो इसलिए वहाँ जाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम स्कूल हैं, जो छोटे स्कूल हैं जिनको हम दुकान टाइप स्कूलें कह सकते हैं, तो वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ये भी देखना होता है कि भाई पैसे भी उनको बचाना है, उसी में से बिल्डिंग भी उनको बनानी है, तो भी कम से कम पैसे में मिले। तो जो कम से कम पैसे में मिलेगा तो फिर वो काम भी उसी हिसाब से करवाएगा। तो वो कहाँ फिर वो उस स्टैंडर्ड को, उस स्तर को, शिक्षा के स्तर को वो बनाए रख सकता है। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क होता है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। और आपने आपकी 20 साल की सर्विस में कोई आप ऐसा किस्सा साझा करेंगे जिसमें आपने जिस स्टूडेंट ने या कोई लाइफ में आपने इम्प्रेस किया हो, किसी ने कि आपकी ने जिस से उम्मीद की ना कि ये बच्चा ना जितना आपने सोचा वो उतना ही वैसे ही उसने करके दिखाया? वहाँ तो मैं 2016 में लेक्चरर के रूप में मेरी प्रमोशन हुई थी और एक ही स्कूल में रहा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेऊ-माजरा, गुला ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट कैथल में है ये। आपका उसी स्कूल में ही प्रमोशन होता रहा और उसी में ही आप रहे? प्रमोशन होने के बाद मैं उस स्कूल में गया था उससे और पहले कहाँ थे आप? उससे पहले मैं डेढ़ 1 महीना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाक्कल में रहा। प्रमोशन होने के बाद वहाँ पर मेरी ट्रांसफ़र हुई थी। उसके बाद ट्रांसफ़र ड्राइव खुली और अगस्त 2016 में मैं इधर आ गया था, सेऊ-माजरा स्कूल में। तो बच्चों ने बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दिया है। हर बार हमारा +2 का रिज़ल्ट 100% रहा है और हाईएस्ट जो मार्क्स परसेंटेज थी वो रही है। मेरिट में हमारे बच्चे आते रहे हैं। मेरी जो टीचिंग की शुरुआत थी वो टैगोर स्कूल पेवा से हुई थी। तो उसके जो मालिक थे कीमतीलाल वत्ता, उन्होंने जो हमारी जो पहली मीटिंग ली थी, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हम तो मेरिट्स की गिनती करते हैं। तो क्योंकि हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, हमें लगता था भी शायद इतनी मेरिट्स नहीं आ सकती हैं। लेकिन वहाँ जब हमने सिस्टम को देखा तो मेरिट आती थी और जब मैं इधर आ गया तो हमारे इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेऊ-माजरा में भी शुरू से लेके वहाँ का रिपोर्ट उठा के देखिए, हर साल जो है बच्चों की मेरिट आती रही है और इस बार भी +2 का हमारा बच्चा हरियाणा का टॉपर रहा 12वीं क्लास का और उसके अतिरिक्त 9 मेरिट और थी और इसी तरह से 17 मेरिट जो थी वो 10वीं क्लास में मेरे सब्जेक्ट में थी। अच्छा जी। तो सभी बच्चों ने उम्मीद से बढ़ कर के अच्छा रिज़ल्ट दिखाया है। पिछली बार एक लड़की थी उसकी मेरे विषय में यानी कि राजनीति शास्त्र में उसने 100 में से 99 नंबर लिए और 90 से ऊपर से बहुत सारी थी 97, 95, 94, 93। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा जो है विद्यार्थी उस ब्रह्म मुहूर्त में उठे यानी कि वो जल्दी उठे 4 साढ़े 4 5 बजे के करीब। उसके बाद जो है वो खाली पेट पानी पिए, सर्दियों में वो गर्म पानी पी सकता है और फिर योगा और एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। यानी कि अपने लिए वो कुछ समय निकाले क्योंकि ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो आज के दौर में स्वस्थ रखना ही बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसके बाद फिर जो है वो अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ वगैरह करे। उसके बाद वो तैयार होने का समय रखे, फिर अपने वो नियमित रूप से जाए स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पर भी वो जाता है, पढ़े अच्छे से। फिर आकर के जो है फिर अपना वो टाइम टेबल बना कर के रखे और उसके अनुसार जो है फिर वो साइलेंट कर लो। कार्य करे कि भई
हर सब्जेक्ट को वो टाइम दें, रेगुलरिटी। हमारा जो बच्चा फर्स्ट आया था उसने ये बताया था कि भई मेरी रेगुलरिटी रही है। एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं गया कि जिस दिन मैंने किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई ना की हो। तो रेगुलरिटी ज़रूरी है, चाहे वो एक सब्जेक्ट को चाहे वो आधा घंटा दे, 1 घंटा दे, लेकिन हर सब्जेक्ट को हर रोज़ टाइम दें और ये नियमित रूप से ये चलता रहे। तो अगर आप नियमित रूप से इस प्रकार से मेहनत करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है मास्टर जी, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया और आपने अपने अनुभव को साझा किया और इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और इस सुनने वालों को भी इस चीज़ से बहुत प्रेरित होंगे और मोटिवेशन भी होंगे और आपने अपने जीवन के बारे में भी जो विचार साझा किए हैं, उनके लिए भी जो हमारे श्रोता हैं वो देखेंगे, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया अपने विचारों को साझा करने का, तो आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।